कैलाश खेर कैलाश खेर का एक एल्बम रिलीज हुआ था 2004 में। एल्बम का नाम था कैलासा। उस एल्बम में बहुत से गाने थे, लेकिन एक गाना ब्लॉकबस्टर हुआ था। गाने का नाम था तेरी दीवानी। वो गाना हिंदुस्तान के सर चढ़ के बोल रहा था। टीवी पे वो गाना बज रहा था, रेडियो स्टेशन पे वो गाने बज रहे थे, बस स्टैंड पे वो गाने बज रहे थे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे वो गाने बज रहे थे। हर किसी को जानना था कि कौन सा सिंगर है जिसने इस गाने को गाया है। बाद में लोगों को पता चला कि सिंगर का नाम है कैलाश खेर। कैलाश खेर जी ने बहुत से इंटरव्यूज दिए। वहां पे कैलाश खेर ने बताया कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक गाना रिलीज हो चुका है, उन्होंने लोगों को बताया। गाने का नाम था अल्लाह के बंदे। उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की कि वो कितने मेहनती हैं, उनकी वॉइस कितनी अच्छी है, वो कितना रियाज कर रहे हैं, उन्होंने कितना सीखा है, उनको काम की दरकार है, वगैरह वगैरह। और मीडिया ने भी कैलाश खेर को इस वे में कवर किया कि कैलाश खेर अब हिंदुस्तान में म्यूजिक के सीन को चेंज कर देंगे। कैलाश खेर का एल्बम जो था कैलासा, उनके बैंड का भी नाम था कैलासा। उन लोगों ने और भी एल्बम्स रिलीज किए और भी गाने रिलीज किए। किसी को भी कोई भी गाना याद नहीं है, मे भी एक आध गाना कोई चला होगा उनका। एक गाना था बगड़ बम बम बगड़ बम 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 बोले, ऐसा कोई गाना था। और ऐसे ही कुछ गाने चले होंगे। लेकिन एक ही गाना था कैलाश खेर ने जो अपने एल्बम में तैयार किया था, जो लोगों को याद है और हिंदुस्तान के सर चढ़ के बोला था। वो गाना था तेरी दीवानी। बाद में कैलाश खेर ने ये भी बोला कि मैंने अल्लाह के बंदे गाना गाया है, बहुत अच्छा गाना है, लेकिन मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर्स कवर नहीं कर रहे हैं। मेरे को कोई बड़ी फिल्म में म्यूजिक देने का मौका नहीं दे रहा हमारे बैंड को, वरना हम म्यूजिक सीन को चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और आज अगर आप कैलाश खेर को देखोगे, तो कैलाश खेर लिटरली हिंदी फिल्म के म्यूजिक सीन से गायब है। उनका एल्बम कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। और कैलाश खेर लिटरली ही आप बोल सकते हो कि उस वे में जो उन्होंने कहा था कि वो म्यूजिक सीन को चेंज कर देंगे, वो उसको कर पाने में बिल्कुल भी असफल रहे हैं। कैलाश खेर ये आज तक कहते हैं कि अल्लाह के बंदे गाना उनको मिला, देखो वो कितने अच्छे सिंगर है, वगैरह वगैरह। बट मैं यहाँ पे ये बात बता दूं कि अल्लाह के बंदे गाना कैलाश खेर को क्यों मिला। अल्लाह के बंदे गाना किस फिल्म का है? अल्लाह के बंदे गाना जिस फिल्म का है, उस फिल्म का नाम है वैसे भी होता है पार्ट टू। ये फिल्म का नाम है। सी ग्रेड फिल्म। सी ग्रेड फिल्म जब मैं कह रहा हूं तो मैं किसी फिल्म को मॉक नहीं कर रहा हूं। सी ग्रेड फिल्म टेक्निकली वो फिल्म्स होती हैं जो फिल्म मेकिंग के प्रोडक्शन वैल्यू वाइज हो, चाहे कैमरा वर्क वाइज हो, चाहे बजट वाइज हो, लो होती हैं। उनको सी ग्रेड, बी ग्रेड, डी ग्रेड फिल्म कहा जाता है, राइट। आज की डेट में सी ग्रेड फिल्म कह के लोग दूसरी फिल्म्स का मजाक उड़ाते हैं। बट टेक्निकली सी ग्रेड फिल्म्स वो फिल्म्स होती हैं, बी ग्रेड फिल्म्स वो फिल्म्स होती हैं जो प्रोडक्शन वैल्यू वाइज, कैमरा वाइज, बजट वाइज लो होती है, फिल्म के कास्ट वाइज लो होती है, राइट। टॉप की फिल्म्स नहीं होती, एंटिसिपेटेड फिल्म्स नहीं होती, मेन स्ट्रीम फिल्म्स नहीं होती। उनको सी ग्रेड फिल्म कहा जाता है। वैसे भी होता है पार्ट टू एक सी ग्रेड फिल्म थी। उस फिल्म में म्यूजिक दिया था, इस गाने के लिए, अल्लाह के बंदे के लिए म्यूजिक दिया था विशाल शेखर ने। विशाल शेखर वो विशाल शेखर नहीं है जिनको आप आज जानते हैं, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर। उस वक्त विशाल शेखर खुद स्ट्रगल कर रहे थे इंडस्ट्री में अपने पैर गाड़ने के लिए। एक सी ग्रेड फिल्म में अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने म्यूजिक दिया था। कितना परसेंट चांस है कि एक मैजिकल कॉम्पोजिशन जो विशाल शेखर ने क्रिएट कर दी थी अल्लाह के बंदे, वो सोनू निगम गाते जो उस वक्त के टॉप सिंगर थे, या उदित नारायण गाते जो उस वक्त के टॉप सिंगर थे। कितना परसेंट चांस है? लेट्स से कि उदित नारायण या सोनू निगम उस गाने को गाते भी, तो क्या प्रोड्यूसर साहब उदित नारायण और सोनू निगम की फीस अफोर्ड कर पाते? प्रोड्यूसर साहब फीस अफोर्ड नहीं कर पाते सोनू निगम और उदित नारायण की, क्योंकि अगर वो प्रोड्यूसर फीस अफोर्ड कर सकते सोनू निगम और उदित नारायण की, तो वो ए ग्रेड फिल्म बनाते, वो सी ग्रेड फिल्म क्यों बनाते? वो सी ग्रेड फिल्म बना रहे हैं, उसका मतलब ही है कि उनके पास बहुत ही टाइट बजट में उनको फिल्म बनानी है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते टॉप के लोगों को। ऐसी सिचुएशन में जब एक मैजिकल धुन तैयार हुई है, तो वो एक ऐसे ही सिंगर को जाएगी जो अपकमिंग सिंगर है, टैलेंटेड सिंगर है, अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, जो कम पैसे में उस गाने को गा दे। एंड ऐसे सिचुएशन में अल्लाह के बंदे गाना कैलाश खेर को मिला। टू कैलाश खेर क्रेडिट, इसमें मैं क्रेडिट कैलाश खेर से नहीं ले रहा हूं, बट टू कैलाश खेर क्रेडिट। यहां पे अगर कैलाश खेर को यह लग गया कि उदित नारायण सोनू निगम को छोड़ करके म्यूजिक डायरेक्टर्स भाग के कैलाश खेर के पास आए थे, वो गाना एक एंटिसिपेटेड फिल्म का था, एक बड़े हीरो पे पिक्चराइज हुआ था, एक बड़े वे में फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी, वैसा तो कुछ भी नहीं था, वैसा तो कुछ भी नहीं था। एक सी ग्रेड फिल्म में अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मैजिकल धुन तैयार की, तो सीधी सी बात है यार, वो एक ऐसे सिंगर को मिलेगा जो स्ट्रगलिंग सिंगर है या अपकमिंग सिंगर है, और वो गाना कैलाश खेर को मिला। बाद में कैलाश खेर ने एक गाना खुद अपने लिए क्रिएट किया, तेरी दीवानी। वो गाना हिंदुस्तान के सर चढ़ के बोला। उसके बाद कैलाश खेर को एक गाने में एडिशनल वोकल्स के तौर पे उनको मौका मिला, चांद सिफारिश फ्रॉम द फिल्म फना। उसके लिए कैलाश खेर ने शान के साथ फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता, बट ऑफकोर्स वो गाना तो शान का था। कैलाश खेर के सिर्फ एडिशनल वोकल्स थे। उसके बाद कैलाश खेर का गाना आया सलामे इश्क में, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक, यार अब्बा, जो कैलाश खेर ने गाया। उसके बाद कैलाश खेर ने एक और म्यूजिक तैयार किया, चक लेन दे, अपने एल्बम कैलासा के साथ। गाना था फिल्म चांदनी चौक टू चाइना से। वो गाना भी हिट हुआ। लेकिन उसके अलावा कैलाश खेर को किसी भी गाने में ऐसा नहीं कि लोग याद करते हैं। यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि कैलाश खेर की वॉइस कोई मैजिकल वॉइस नहीं थी, कैलाश खेर की वॉइस कोई डिस्टिंक्टिव वॉइस नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो जहर के जैसे वो वॉइस आपके सर चढ़ के बोलती है। कैलाश खेर का सुर ताल, वो हाई नोट लो नोट को छूने की उनकी जो क्षमता है, उसको आप भूल नहीं सकते। वैसा कुछ भी नहीं था। कैलाश खेर ने एक गाना गाया अल्लाह के बंदे, जो कि सी ग्रेड फिल्म का गाना था। ऑफ कोर्स कोई टॉप सिंगर उस गाने को नहीं गाता, कैलाश खेर को वो गाना मिला।
टू कैलाश खेर क्रेडिट। बाद में कैलाश खेर ने अपने लिए 2 गाने तैयार किए, चक लेंदे जो कि चांदनी चौक टू चाइना फिल्म में रिलीज हुआ, और एक गाना तेरी दीवानी, राइट। उसके अलावा शंकर एहसान ने कैलाश खेर को गाना दिया था यार अब्बा, लेकिन क्या यार अब्बा गाना कैलाश खेर की आवाज में बेस्ट था? वो गाना ऑफ कोर्स सोनू निगम गाते तो ज्यादा अच्छा होता, बट फॉर सम रीजन यार वो गाना कैलाश खेर ने गाया होगा, यू नो वॉट एवर, गाने की रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन है। सोनू निगम ने ऑलरेडी उस फिल्म के टेंट पोल गाने गाए हुए थे, यू नो म्यूजिशियन को, जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनको एक फोक सिंगर की वॉइस चाहिए होती है, उनको एक डिफरेंट वॉइस चाहिए होती है, या मे बी वो एक ऐसी वॉइस को पुश करना चाहते हैं जो उस वक्त पॉपुलर है, राइट। और कैलाश खेर की वॉइस उस वक्त थोड़ी पॉपुलर हो गई थी, फना फिल्म में एडिशनल वोकल्स थे उनके चांद सिफारिश में। तेरी दीवानी एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था, अल्लाह के बंदे गाने को लोगों ने बाद में रीडिस्कवर किया, वो गाना लोगों को बहुत पसंद आया और शंकर एहसान लॉय ने कैश इन किया, बट शंकर एहसान लॉय ने उस वे में ऑफ कोर्स कैलाश खेर को बैक नहीं किया। कैलाश खेर को इनफैक्ट किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने बैक नहीं किया, और कैलाश खेर का जो सपना था कि वो म्यूजिक सीन को चेंज कर देंगे, वो सपना सपना रह गया, वो सपना सपना रह गया। बिकॉज सीधी सी बात है, कैलाश खेर ने एक ही गाना तैयार किया था, तेरी दीवानी। अगेन वो गाना कौन सा था? वो गाना यही था कि एक जिल्टेड लवर प्यार में धोखा खाया हुआ वगैरह वगैरह गा रहा है, राइट, अपनी प्रेमिका के लिए, यू नो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को वगैरह वगैरह। बाद में उनका एक मोटिवेशनल गाना है चक लेन दे। लेकिन इन गानों के बीच में 5 साल का गैप है, और उसके अलावा कैलाश खेर ने जो म्यूजिक तैयार किया अपने एल्बम्स के थ्रू या फिल्म्स के थ्रू, वो म्यूजिक अच्छा म्यूजिक नहीं था, वो म्यूजिक अच्छा म्यूजिक नहीं था। और कंसिडरिंग कि कैलाश खेर की वॉइस एक सूफी वॉइस है, इंडियन फोक सिंगर वाली वॉइस है, जैसे इला अरुण की वॉइस हुआ करती थी, वैसे हमें आपको कोई म्यूजिक डायरेक्टर टॉप का सिंगर थोड़ी ना बनाएगा, कोई टॉप का सिंगर आपको थोड़ी ना बनाएगा। इला अरुण की वॉइस जिन गानों में यूज हुई, चोली के पीछे क्या है या परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो वहां पे वो सिचुएशन थी कि यार कुछ बंजारे लोग गाने गा रहे हैं, चोली के पीछे कुछ बंजारे लोग गाना गा रहे हैं, परदेसी परदेसी, वहां पे एक फोक सिंगर की जरूरत थी तो म्यूजिक डायरेक्टर्स ने ले लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इला अरुण को आप कविता कृष्णमूर्ति या अलका याग्निक के लेवल का सिंगर बनाओगे, तैयार करोगे। ऑफकोर्स वो होगा तभी जब कोई म्यूजिक डायरेक्टर वो करे, लेकिन वो म्यूजिक डायरेक्टर कोई क्यों करेगा? कोई म्यूजिक डायरेक्टर क्यों करेगा? कैलाश खेर की वॉइस फोक सिंगर वाली वॉइस है, सूफी वॉइस है, कोई म्यूजिक डायरेक्टर उनको टॉप का सिंगर क्यों बनाएगा? कोई रास्ता ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं। और ये चीज कैलाश खेर ने कभी देखी ही नहीं अपने लिए, ये चीज कैलाश खेर ने देखी ही नहीं। कैलाश खेर वैसे ही हैं कि वो आ गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और वो यही कह रहे हैं कि कोई मैजिकल म्यूजिक डायरेक्टर मैजिकल धुन तैयार करे, अच्छे बोल हो, मिड लेवल बोल हो, ग्रेट बोल हो, वो गाना बना बनाया मुझे मिल जाए, मैं गा दूं और मैं टॉप का सिंगर बन जाऊं। तो वैसा करने के लिए आप वही करो जो बप्पी लहरी ने किया था, हिमेश रेशमिया ने किया था। बप्पी लहरी, राइट, उन्होंने एक उनका एक दौर था 7-8 साल का, वहां पे उन्होंने कुछ सर्टेन टाइप ऑफ म्यूजिक तैयार किया, वहां पे बप्पी लहरी ने भी अपना ईगो सेटिस्फाई किया, कुछ गाने उन्होंने खुद गाए, वो गाने कुछ हिट भी हो गए, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बप्पी लहरी की वॉइस अच्छी थी। बप्पी लहरी को कोई दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर थोड़ी ना अपने बेस्ट गाने देने वाला था। बप्पी लहरी खुद ही अपने लिए म्यूजिक तैयार करें, अगर उनको फिल्म डायरेक्टर्स फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर तौर पे काम देते हैं तो वो काम करें और अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए गाना गा लें। वो बप्पी लहरी ने किया तो बप्पी लहरी का दौर चला 7-8 साल का। सेम चीज गोड फॉर हिमेश रेशमिया। हिमेश रेशमिया का दौर चला 7-8-9 साल का। उस वक्त हिमेश रेशमिया ने अपने लिए ही म्यूजिक तैयार किया, उन्होंने अपना ईगो सेटिस्फाई किया, उस म्यूजिक में अपनी आवाज दी। उनकी भी आवाज बहुत अच्छी नहीं थी, हिमेश रेशमिया की भी आवाज अच्छी नहीं थी, बप्पी लहरी की भी आवाज अच्छी नहीं थी, लेकिन उनको मल्टीपल गाने इसलिए नहीं मिले कि दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने दिया, भाई उनकी क्रिएटिविटी थी, उनका इंस्टिंक्ट था, उन्होंने मल्टीपल मैजिकल धुनें तैयार की, उसमें उनको अच्छे बोल मिले, उन्होंने अपना ईगो सेटिस्फाई किया। वैसे ही कुछ कैलाश खेर अपने लिए कर पाते तो कर पाते, लेकिन वो कैलाश खेर अपने लिए नहीं कर पाए, वो कैलाश खेर अपने लिए नहीं कर पाए। फिर ये कहना कि मुझे इंडस्ट्री में ड्यू नहीं मिला, मुझे मेरी टैलेंट को जस्टिफिकेशन नहीं मिला वगैरह वगैरह, इन सब चीजों का कोई सेंस नहीं बनता, इन सब चीजों का कोई सेंस नहीं बनता यार। और वैसे भी बात सिर्फ कैलाश खेर की नहीं है, राइट, बात सिर्फ कैलाश खेर की नहीं है, बात हर उस सिंगर की जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा सिंगर बनना चाहता है। आप मुझे ये बताओ, कैलाश खेर एज अ सिंगर अपने दम पे व्हाट वाज ही ब्रिंगिंग टू द टेबल? आप अपने दम पे व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? कैलाश खेर को छोड़ दो, टेक अरिजीत सिंह on his own, what is Arjit Singh bringing to the table? What is Arjit Singh bringing to the table? Arjit Singh is bringing nothing to the table. Arjit Singh को छोड़ दो, डिस्कशन को एक कदम और आगे लेके चलते हैं, लता मंगेशकर जी को ले लो। On her own, what did Lata Mangeshkar bring to the table? On her own, Lata Mangeshkar brought nothing to the table, right? मैजिक तब हो सकता है जब वो मैजिकल म्यूजिक डायरेक्टर वो मैजिकल धुन तैयार करे, देन अच्छे बोल उसमें हो और वो गाना आपको मिले, तब आपकी क्वालिटी, तब अरिजीत सिंह की क्वालिटी या लता जी की क्वालिटी वहां पे आती है। लता जी और अरिजीत का वॉइस अच्छा है, उनका सुरताल अच्छा है, उनका लय अच्छा है, उनकी वॉइस में डिस्टिंक्शन है, दर्द है, लय है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें मैटर नहीं करती अगर आपके पास म्यूजिक ही नहीं है, अगर आपके पास बोल ही नहीं है। सारा खेल यहाँ पे ये है कि क्या कोई म्यूजिक डायरेक्टर आपको बैक करेगा या नहीं करेगा, क्या कोई लिरिसिस्ट ग्रेट बोल लिख के देगा या नहीं देगा, उसी वे में चीजें आगे बढ़ती हैं, उसी वे में चीजें आगे बढ़ती हैं। अरिजीत सिंह के लिए बात कहां बनी? अरिजीत सिंह के लिए बात बनी 2016 में ए दिल मुश्किल गाना चन्ना मेरे यार, राइट। उस वक्त तक यू हैव टू रियलाइज मीडिया में इस चीज को कवर नहीं किया गया है। 2016 ए दिल मुश्किल चन्ना मेरे गाना, उस वक्त तक अरिजीत सिंह वो अरिजीत सिंह नहीं थे जो आज हम जानते हैं इंडिया के नंबर 1 सिंगर।
उस वक्त अरिजीत सिंह के सामने कंपटीशन था, बेनी दयाल के ब्लॉकबस्टर गाने आ चुके थे, प्रीमियम गाना उनका था बदतमीज दिल, शफाकत अमानत अली मॉडल 2 का उन्होंने गाना गाया था, तेरी झुकी नजर, देन उन्होंने बर्फी के कुछ गाने गाए थे, मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, पटियाला हाउस, शफाकत अमानत अली वहां पे थे, आतिफ असलम उस वक्त पे थे, नकाश अजीज की कुछ वॉइसेस थी वहां पे, साड़ी के फॉल से, या गंदी बात, या ले ले रे जो नकाश अजीज ने विशाल ददलानी के साथ गाया था, राइट। यू हैव टू रियलाइज जुबिन नौटियाल के कुछ गाने उसके बाद आए थे, बावरा मन फ्रॉम द फिल्म जॉली लिटिल बिट 2, राइट, चन्ना मेरिया के कुछ ही टाइम बाद आया था, बट चन्ना मेरिया ने अरिजीत सिंह को एक नेक्स्ट लेवल पे ले भेज दिया, और उसके बाद सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स अरिजीत सिंह के पीछे गए। बट यू हैव टू रियलाइज कि चन्ना मेरिया गाना अरिजीत सिंह का नहीं है, वो गाना अरिजीत सिंह का नहीं है, वो गाना प्रीतम का है। वो गाना प्रीतम ने शाहिद माल्या नाम के सिंगर से रिकॉर्ड करवाया हुआ था, शाहिद माल्या ने गाना गाया था मौसम फिल्म से, शदाई मुझे कर गया हो, और अब्बा मैं तो मर गया हो, शदाई मुझे कर गया हो, वो गाना शाहिद माल्या ने रिकॉर्ड किया था, ऑफ कोर्स मौसम फिल्म के लिए भी, शदाई मुझे कर गया हो, एंड देन ए दिल मुश्किल का गाना चन्ना मेरे शाहिद माल्या ने रिकॉर्ड किया था। वो गाना रिलीज होने के 2 साल पहले तक शाहिद माल्या की वॉइस में रिकॉर्डेड था, लेकिन क्योंकि वो गाना प्रीतम ने जब करण जौहर को सुनाया, तो करण जौहर ने एक ही बार में उस गाने को ओके कर दिया, एंड करण जौहर एंड प्रीतम फेल्ट कि अरिजीत सिंह इस गाने के लिए परफेक्ट होंगे, क्योंकि फिल्म में रणबीर कपूर थे, रणबीर कपूर के लिए पहले भी अरिजीत ने गाने गा लिए थे, इलाही गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था रणबीर के साथ, ए दिल मुश्किल गाना टाइटल ट्रैक अरिजीत ने रिकॉर्ड कर लिया था फॉर रणबीर कपूर, तमाशा फिल्म में अगर तुम साथ हो तो गाना बहुत लोगों को पसंद आ गया था, और अरिजीत सिंह उस टाइम गाने गा रहे थे, उसी साल एक गाना रिलीज हुआ था बोलना, अगेन धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म, कपूर एंड सन्स, राइट, उसके पहले एक गाना रिलीज हुआ था इलाही, ये जवानी है दीवानी, अगेन धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म, रणबीर कपूर। प्रीतम आल्सो फेल्ट, करण जौहर आल्सो फेल्ट कि रणबीर कपूर की फिल्म में आप अरिजीत सिंह को लो, वो गाना शाहिद माल्या की वॉइस में जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था चन्ना मेरेया, उसको प्रीतम ने री रिकॉर्ड करवाया विद अरिजीत सिंह को वो गाना मिला, एंड देन there was no looking back for Arijit Singh, right? And that's the way this industry works. That's the way this industry works. वो कैलाश खेर के लिए कौन करेगा? वो कैलाश खेर के लिए कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। शाहिद माल्या जी क्या करते प्रीतम से झगड़ा करके? वो कुछ नहीं कर सकते प्रीतम से झगड़ा करके। प्रीतम की वजह से के बने, प्रीतम की वजह से मीका सिंह बने, प्रीतम की वजह से नीरज श्रीधर बने। आज की डेट में अगर आप देखो नीरज श्रीधर के पास गाने ही नहीं है, क्योंकि नीरज श्रीधर ने जो गाने गाए तकरीबन 70-75% ऑफ द सॉन्ग्स नीरज श्रीधर प्रीतम के साथ गा रहे थे। प्रीतम ने नीरज श्रीधर को गाने देना बंद कर दिया। मीका सिंह ने सारे पार्टी ट्रैक्स गाए, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी ट्रैक्स प्रीतम के लिए गाए, राइट। केके ने जो सारे मैजिकल गाने गाए, सारे मैजिकल गाने उन्होंने तकरीबन प्रीतम के लिए गाए, राइट। आउटसाइड ऑफ प्रीतम इन लोगों को लिटरली स्ट्रगल करना पड़ा। नीरज श्रीधर आज इंडस्ट्री से गायब है, लोग भूल चुके नीरज श्रीधर को, राइट। शाहिद माल्या प्रीतम से झगड़ा करके कुछ नहीं पाने वाले थे, राइट। कैलाश खेर के लिए तो कोई करने को तैयारी नहीं है, कैलाश खेर को तो कोई गाना मिला ही नहीं, ऑल्दो प्रीतम ने रिकॉर्ड करवाया था तू जाने ना कैलाश खेर से, लेकिन बाद में प्रीतम ने उस गाने को आतिफ असलम से भी रिकॉर्ड करवाया, वो रिलीज हुआ आतिफ असलम की वॉइस में, राइट, और आतिफ असलम का गाना बन गया तू जाने ना। That's the way this industry works. आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सिंगर्स आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग टू द टेबल। आप रियाज करते हो, आपकी वॉइस अच्छी है, आप मेहनती हो, आप प्रोफेशनल हो, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप ये करते हो तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गाने मिलने लग जाएंगे। गाने तो आपको तब मिलेंगे जब एक मैजिकल म्यूजिक डायरेक्टर, जब वो मैजिकल धुन तैयार कर रहा है, उस पर वो अच्छे बोल लिखे जा रहे हैं, और वो आपको मिले, बना बनाया चीज जब आपको मिले, तभी आपकी बात बन सकती है, वरना आपकी बात नहीं बन सकती। जुबिन नौटियाल की बात इसलिए नहीं बन रही बिकॉज कोई भी जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर एक तो है ही नहीं, प्रीतम का कोई राइवल ही नहीं है, और प्रीतम इस वक्त सिर्फ अरिजीत को अपने हेडलाइनिंग सॉन्ग्स दे रहे हैं, एंड देन कुछ गाने वो चेंज के लिए दूसरे सिंगर से गवा लेते हैं, बट हेडलाइनिंग सॉन्ग्स तो अरिजीत को ही मिलने वाले हैं, राइट। जुबिन नौटियाल कुछ नहीं कर सकते। कैलाश खेर के लिए तो कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं था, कैलाश खेर की वॉइस ही ऐसी नहीं थी कि आप कोई कुछ उसमें कर सके, पर ये चीज कैलाश खेर कभी मान ही नहीं पाए। कैलाश खेर ने तेरी दीवानी गाना रिलीज हुआ था, उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज दिए थे, मुझे आज भी याद है, मीडिया ने तो उनको एक नेक्स्ट लेवल पे, पता नहीं वो बीटल्स वाले सिंगर्स के तौर पे बिल्ड कर दिया था कि द बीटल्स इंडिया में आ चुके हैं और कैलाश खेर म्यूजिक सीन को चेंज कर देंगे। कैलाश खेर ने बहुत से इंटरव्यूज दिए, उन्होंने बताया फलाना धमाका, बट द रियलिटी इज कि अल्लाह के बंदे गाना उनको क्यों मिला, जैसा कि मैंने कहा, उनको इसलिए मिला क्योंकि सी ग्रेड फिल्म का गाना था, नए म्यूजिक डायरेक्टर्स ने गाना तैयार किया था, टॉप के सिंगर्स उस गाने को गाते तो भी उनको पैसा कौन देता, टॉप के सिंगर्स उस गाने को नहीं गाते, अपकमिंग सिंगर को मिला। तेरी दीवानी ने अपने लिए क्रिएट किया, बहुत अच्छी बात है। फना फिल्म में उनको एडिशनल वोकल्स गाने मिले, बहुत अच्छी बात है। फिर उनकी पॉपुलैरिटी पे शंकर एहसान लॉय ने कैश इन किया यार अब्बा सॉन्ग के लिए, लेकिन यार अब्बा गाना हम सब जानते हैं सोनू निगम गाते हो गाना ज्यादा अच्छा होता, कैलाश खेर गाना की आवाज में वो गाना सबसे अच्छा नहीं है, वो गाना सोनू निगम की वॉइस में सबसे अच्छा होता। चकलेंदे उन्होंने गाया, खुद ही क्रिएट किया, बहुत अच्छी बात। उसके अलावा कैलाश खेर का कहाँ हुआ कुछ, राइट। लोग बोल सकते हैं कि नहीं यार अब्बा गाना तो कैलाश खेर की वॉइस में है वगैरह वगैरह, बट दैट्स नॉट ट्रू। होता क्या है कि टेक पसूरी सॉन्ग, राइट, पसूरी सॉन्ग कब रिलीज हुआ था, फरवरी 2022, अली सेठी ने क्रिएट किया था, अली सेठी ने गाया है, राइट। उसी के 18 महीने बाद सत्यप्रेम की कथा में पसूरी गाना रिलीज हुआ, इंडिया के नंबर 1 सिंगर अरिजीत सिंह की वॉइस में।
लोगों ने अरिजीत की वॉइस में पसूरी गाना रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने अरिजीत सिंह की वॉइस में पसूरी गाना रिजेक्ट कर दिया। एंड अरिजीत सिंह इज अ बेटर सिंगर देन अली सेठी, अरिजीत इज अ बेटर सिंगर, ही इज अ मोर डेडिकेटेड सिंगर, उनकी आवाज ज्यादा अच्छी है अली सेठी से, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया अरिजीत की आवाज में। उसका रीजन ये है कि पसूरी गाना एक ग्लोबल हिट हुआ, ऑलरेडी लोगों ने इतने बार उस गाने को सुन लिया, लोगों के डीएनए में, एटम में, मॉलिक्यूल्स में, आत्मा में, लोगों के मस्तिष्क में, साइकोलॉजी में, साइकी में वो गाना अली सेठी की आवाज में फिट हो गया। अब 18 महीने बाद आप किसी भी सिंगर से उस गाने को रिक्रिएट करा के, री रिकॉर्ड करा के रिलीज करके ये नहीं सोच सकते कि वो गाना फिर से उतना ही बड़ा हिट होगा, ऐसा नहीं होने वाला। लोगों ने उस गाने को अली सेठी की आवाज में एक्सेप्ट किया, तो अली सेठी की आवाज में ही लोग उस गाने को सुनना चाहेंगे, कोई भी उसको गाने बात नहीं बन सकती। वो तभी हो सकता है जब 10-15 साल बाद आप उस गाने को रिक्रिएट करवा के रिलीज करो, वो तभी हो सकता है जब एक अपकमिंग जनरेशन आ जाएगी जो अली सेठी की वॉइस से उतना रिलेट नहीं कर पाएगी और आप वो ट्रिक कर लो, तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, वरना नहीं हो सकता। यार अब्बा गाना लोग बोल सकते हैं कि नहीं कैलाश खेर ने बहुत अच्छा गाया था, कैलाश खेर की वॉइस में बेस्ट है, सोनू निगम नहीं गा पाते वगैरह वगैरह। द रियलिटी इज कि यार अब्बा गाना एक अच्छी म्यूजिक थी, बहुत अच्छे बोल थे, लेकिन वो गाना क्योंकि कैलाश खेर की वॉइस में लोगों ने इतने बार सुन लिया है, तो लोग किसी भी और की आवाज में उस गाने को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बट रियलिटी ये है कि सोनू निगम उस गाने को गाते, ऑफकोर्स वो गाना ज्यादा बेटर होता है, ऑफकोर्स वो गाना ज्यादा बेटर होता है। कैलाश खेर की फोक सिंगिंग वाली वॉइस और कंसिडरिंग की वॉइस भी डिस्टिंक्टिव नहीं है, गाने में वो दर्द भी नहीं है, आवाज में भी वो दर्द नहीं है, वो पर्सनालिटी भी नहीं है, बात नहीं बन सकती, बात नहीं बन सकता। कैलाश खेर ने किया क्या? कैलाश खेर के बाल लंबे लंबे थे, तेरी दीवानी गाना हिट हो गया, वो सच में खुद को रॉकस्टार समझ रहे थे, अपने बाल उन्होंने चोटी बांधना शुरू किया, कान वान उन्होंने छिदा लिए, हाथ में उन्होंने ब्रेसलेट पहना, खुद को सच में एज अ रॉकस्टार प्रेजेंट कर रहे थे। शायद ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, शायद ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको एक सर्टेन वे में खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा, उस वजह में आपकी बात बनेगी, लेकिन इट डिड नॉट वर्क आउट, इट डिड नॉट वर्क आउट। तेरी दीवानी गाना एल्बम में भी वो जो पिक्चराइजेशन भी जो है, उसका वीडियो भी जो है, उसमें भी कैलाश खेर के बाल लंबे थे, राइट। बाद में उन्होंने पोनीटेल बना दिए, जो अमेरिका में, यूके में रॉकस्टार्स बनाते हैं, कान वान उन्होंने छेदा लिए, ब्रेसलेट वगैरह उन्होंने हाथ में पहना, डॉग चेन पहनना शुरू किया, लेदर जैकेट उन्होंने डालना शुरू किया, उनको लगा ही इज अराइव्ड, राइट। बट इफ यू हैव अराइव्ड, आप खुद अपने लिए गाना क्रिएट करिए और रिलीज करिए, ब्लॉकबस्टर बने रहिए, राइट। लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, वैसा तो हुआ नहीं, राइट, और वैसा होगा भी नहीं, वैसा होगा भी नहीं। एक बैंड हुआ करता था, बैंड ऑफ बॉयज, उन्होंने भी बोला था ये कर देंगे, वो कर, कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई कुछ नहीं करने वाला। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है, सिर्फ एक टाइप ऑफ गाना क्रिएट करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है एक एल्बम आप क्रिएट कर जाओ, आपको लगातार मल्टीपल ट्रैक्स क्रिएट करने हैं, लगातार लगातार लगातार। पीरियड फिल्म के अलग गाने होंगे, वॉर फिल्म के अलग गाने होंगे, अर्बन फिल्म के अलग गाने होंगे, रूरल फिल्म के अलग गाने होंगे, राइट। हीरोइन सेंट्रिक फिल्म में अलग गाने होंगे, सिर्फ हीरो सेंट्रिक फिल्म में अलग गाने होंगे, फिल्म में कोई हीरोइन है ही नहीं, अलग गाने होंगे, राइट। इतने सारे रिक्वायरमेंट्स में बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर्स ही टिक सकते हैं, बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर्स ही टिक सकते हैं, और बहुत ही डिफिकल्ट है एक रैंक आउटसाइडर के लिए ऐसे सिस्टम में फिट इन होना, बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट। लगान फिल्म का जो गाना है, घनन घनन गिर गिर आए बरसा, वो गाना जिस सिचुएशन में आता है, ओ पालनहारे जिस सिचुएशन में आता है, राइट, मितवा जिस सिचुएशन में आता है, 3 डिफरेंट सिचुएशन है, 3 डिफरेंट म्यूजिक है, तीनों ब्लॉकबस्टर गाने, एंड लिरिसिस का भी कमाल है, घनन घनन गिर गिर आए बरसा, राइट, और ओ पालनहारे मितवा, राइट, लिरिसिस का भी मैजिक है, म्यूजिशियन का भी मैजिक है, एंड देन वो गाना जिनको मिले, राइट। और गाना ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह को मिला, तीनों, ओ पालनहारे भी अरिजीत ने ड्यूएट गाया था, मितवा भी अरिजीत ने ड्यूएट गाया था, सुखविंदर के साथ ड्यूएट घनन घनन भी गाया था, अरिजीत कह रहा हूँ, उदित नारायण जी, उदित नारायण जी ने तीनों गाने गाए थे, घनन घनन भी और मितवा भी और ओ पालनहारे भी, राइट, ऑफ कोर्स दैट्स इट वर्क्स। और कैलाश खेर जो म्यूजिक सीन को चेंज करना चाहते थे, ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, उनका एल्बम भी अब खत्म हो चुका है, गाने उनके अभी भी आते हैं, कुछ डिवोशनल गाने वो तैयार कर रहे हैं, लोग भूल चुके हैं, लोग भूल चुके हैं उनको, कैलाश खेर को तब पूरी तरह से। वो ए आर रहमान के साथ वो कुछ कॉन्सर्ट्स में गाने गाते हैं, यहाँ वहाँ साइड में खड़े होके, लोग उनको भूल चुके हैं, उनका एल्बम, क्योंकि इंस्टिंक्ट तो था नहीं, क्रिएटिविटी तो थी नहीं, राइट। एक ही गाना चला था और उन्होंने बताया खुद को कि ही हैज अराइव्ड एंड ही इज दिस, ही इज दैट, इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर हिम। चलो बाय।